हेलो एवरीवन। ये वीडियो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं और उनको रिलेट करके जितने भी क्वेश्चंस ट्रिकी ऑप्शन के साथ पॉलिटी में आ सकते हैं उनको अपने अनुभव से बताने की कोशिश की गई है। आप मेरा विश्वास कीजिए कि मैं जब भी किसी एग्ज़ाम को देने जाता था तो आर्टिकल वाले चैप्टर में इससे ज़्यादा नहीं पढ़ा और कभी भी प्रीलिम्स नहीं रुका और आपका भी नहीं रुकेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 1 कहता है कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट रैदर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट। यहाँ पे एक चीज़ समझिए कि इंडिया जैसे फेडरल कंट्री है, तो अगर आप इस आर्टिकल को एज इट इज़ याद नहीं रखिएगा तो हो सकता है एग्जाम में आप फेडरेशन ऑफ स्टेट भी टिक मार सकते हैं। इसलिए आपको याद रखना है कि इंडिया क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट। सेकेंड पॉइंट, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है कि टेरिटरी ऑफ इंडिया में 3 पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट और सेकेंड पॉइंट आप दोनों सभी लोगों को याद रहता है, लेकिन थर्ड पॉइंट अगर एग्जाम में आ जाए तो हो सकता है कि आप मिस कर जाएं। इसलिए वो भी याद रखिए कि टेरिटरी डेट में भी एक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम, ये भी इंडिया का ही पार्ट है। आर्टिकल 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 3 ऑथराइज किसको करता है? पार्लियामेंट को न्यू स्टेट बनाने के लिए। जैसे झारखंड बना, उत्तराखंड बना, तो किस आर्टिकल के प्रोविजन से बना? आर्टिकल 3 के प्रोविजन से। सिटीजनशिप, इसमें आप ये भी याद रखिए कि सिटीजनशिप पार्ट 2 में है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स है आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 कहता है कि अगर आपने किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली तो आप इंडिया के सिटीजन नहीं रहेंगे। तो इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। उसके बाद जो दो पॉइंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्विजिशन, आप कितने तरीके से आप इंडिया के सिटीजन हो सकते हैं? 5 तरीके से, और 5 तरीका आपको याद रखना है। बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। 5 याद रखिएगा, ऑप्शन में कभी कभी दे देगा। लॉस कितने तरीके से आप हो सकते हैं? लॉस आपका सिटीजनशिप कितने तरीके से हो सकता है? 3 तरीके से। इस तीनों तरीके को भी याद रखना है। चलिए पार्ट 3, फंडामेंटल राइट्स। आपको याद रखना है कि फंडामेंटल राइट्स संविधान के पार्ट 3 में है। और आर्टिकल का रेंज भी याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक फंडामेंटल राइट्स है, तो 12 से 35 तक। पार्ट 3 को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहते हैं। अब क्या है इसको डिटेल में हम लोग जब फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे तो वहाँ पे बताएंगे। अभी बस इतना जान लीजिए कि पार्ट 3 को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 14 और उसके बाद 20 से लेकर 28 तक, इसमें जो भी राइट्स हैं वो सिटीजन और फॉरेनर मतलब विदेश के जो लोग हैं उनको भी राइट्स गारंटी है। तो याद रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट आ जाता है। उसके बाद 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, इनका रेंज आप सभी का रेंज आप याद रखिएगा, डायरेक्ट एग्जाम में आ जाता है कि राइट टू इक्वलिटी कितने आर्टिकल से कितने आर्टिकल तक है, तो याद रखना है 6 का। चलिए 1 बाय 1 हम लोग देखते हैं। आर्टिकल 14 सभी को पता होगा, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, मतलब कानून के सामने सभी लोग बराबर हैं, ना कोई ऊंच नीच ना अमीर गरीब। ठीक है। इसमें एक चीज़ याद रखिए कि जो इक्वलिटी बिफोर लॉ कहाँ से आया है? रूल्स ऑफ लॉ से आया है। और कौन दिए थे? एवी डाइसी, ब्रिटिश ज्यूरिस्ट थे, याद रखिए। आर्टिकल 15 कहता है कि आप धर्म के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, सेक्स के बेसिस पे और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेट, भेदभाव नहीं कर सकते हैं। किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 15 में, याद रखिएगा। आर्टिकल 16 कहता है कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, आप सेम ग्राउंड जो अभी हम ऊपर में देखे थे, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 17 जो छुआछूत था या प्रैक्टिस जो था होता था हमारे यहाँ कि उस तालाब से या उस कुएं से, तो उस पर रोक लगा दिया गया। ये आर्टिकल 17 में है और उसके प्रैक्टिस पे भी रोक लगा दिया गया। आर्टिकल 17 में है
एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अनटचेबिलिटी डिफाइन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में या प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट में। ये यूपीएससी में आ जाएगा कि ये कौन सा वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है कि नहीं। आर्टिकल 18 कहता है एवोल्यूशन ऑफ टाइटिल एक्सेप्ट मिलिट्री और एकेडमी, मतलब कि मिलिट्री और एकेडमिक फील्ड को छोड़ के उपाधि को ख़त्म कर दिया गया है। जैसे पहले राजा महाराजा हुआ करते थे ना, महाराजा धीराज, राय बहादुर, ये सब टाइटल ख़त्म कर दिया है। और मिलिट्री के क्षेत्र में जैसे मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट, ये सब रह गया है। एकेडमिक में डॉक्टरेट की उपाधि जैसे मिलती है, ये सब है। चलिए, राइट टू फ्रीडम, एक इसका रेंज क्या है आप लोग याद रखिए, 19 से 22 तक। आर्टिकल किसने है, आर्टिकल 19 में कितने राइट्स हैं, 6 राइट आप याद रखिए, जैसे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू मूव एनीवेयर इन द कंट्री, राइट टू रिसाइड एनीवेयर इन द कंट्री, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, ये सब आर्टिकल 19 में है। टोटल 6 राइट है। उसमें आप एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि राइट टू स्ट्राइक फंडामेंटल राइट नहीं है। बहुत एग्जाम में दे देगा, जैसे कि पता है लोगों को ना कि राइट टू फॉर्म एसोसिएशन फंडामेंटल राइट्स है, तो राइट टू स्ट्राइक भी फंडामेंटल राइट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आर्टिकल 20 कहता है प्रोटेक्शन देता है आर्बिट्ररी एंड एक्सेसिव पनिशमेंट का। इसमें 3 पॉइंट आप देख लीजिए लास्ट में जो है रेड रंग से, नो एक्स पोस्ट फैक्टो, नो डबल जेओपर्डी, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। इसका मतलब है नो एक्स पोस्ट फैक्टो, इसका मतलब है कि आज हम जिस ऑफेंस के लिए एक्यूज्ड हैं, तो ऐसा नहीं है कि कल लॉ बना के उसके अकॉर्डिंग आपको सज़ा मिलेगी। नहीं, आज अभी जो लॉ है और वो वायलेट करते हैं तभी उस पर सज़ा मिलेगी। नो डबल जेओपर्डी, इसका मतलब है कि सेम ऑफेंस के लिए 2 बार सज़ा नहीं मिलना है। और नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, मतलब किसी भी ऑफेंस में आप एक्यूज हैं तो उसमें आपको गवाह नहीं बनाया जा सकता, सेम पर्सन को जो नहीं गवाह बनाया जा सकता है। आर्टिकल 21 बहुत ही ब्रॉड आर्टिकल है, अभी फ़िलहाल के लिए आप देख लीजिए कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21 राइट टू एजुकेशन, पहले संविधान का पार्ट नहीं था, इसमें आप देख लीजिए कि 86th अमेंडमेंट से ये आर्टिकल ऐड हुआ है। और जो रेंज है आप देख लीजिए, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, कहाँ से कहाँ तक, 6 से 14 साल के बच्चों तक। तो ये आपको रेंज याद रखना है, एग्जाम में रेंज याद पूछ देगा, और किस अमेंडमेंट से ऐड हुआ राइट टू एजुकेशन, किस अमेंडमेंट से फंडामेंटल राइट बनाया गया, तो ये आपको याद रखना है। आर्टिकल 22 कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट या डिटेंशन, जैसे कि आप अरेस्ट हो जाते हैं तो मजिस्ट्रेट के पास हाजिर होना है, आप लॉयर रख सकते हैं, ये सब राइट्स है ना। तो यही है आर्टिकल 22। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 23 प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग, जो भी मानव तस्करी होता है ना, जो पहले या भी होता है प्रैक्टिस, उसको रोक लगा दिया गया है। आर्टिकल 22 जैसे प्रोस्टिट्यूशन, देवदासी, स्लेवरी, इनके लिए ट्रैफिक मानव तस्करी होता है, तो इनको रोक लगा दिया गया है। किस आर्टिकल से, आर्टिकल 23। आर्टिकल 24 भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाल मजदूरी जो जानते हैं, बदुआ मजदूरी, बाल मजदूरी, कि 14 साल से नीचे के बच्चों को फैक्ट्री, माइन या अदर हजार्डस एक्टिविटी में काम करना मना है। आर्टिकल 24 याद रखिएगा। आर्टिकल 25 से 28 तक है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये रेंज याद रखिएगा आप लोग। और इसमें एक आर्टिकल 27 है फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ ए रिलीजन, मतलब किसी भी रिलीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए आप टैक्स पे करने के लिए बाध्य नहीं है, वही है फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन, याद रखिए आर्टिकल 27। आर्टिकल 29 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, माइनॉरिटी के राइट को प्रोटेक्ट किस आर्टिकल में किया गया है, आर्टिकल 29 में। एग्जाम में डायरेक्टली ऐसे ही पूछ देगा। आर्टिकल 30 क्या करा है, राइट्स ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो माइनॉरिटी का राइट इसमें बताता है एस्टैब्लिश करने के लिए और उसको संचालन के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को। दोनों आर्टिकल याद रखिएगा। अब देखिए हम लोग इतना आर्टिकल पढ़े, फंडामेंटल राइट पढ़े, और अगर उसका वायलेशन हो रहा है तो कुछ सेफ गार्ड होना चाहिए ना, तो यही आर्टिकल 32 सेफ गार्ड है कि अगर किसी भी पर्सन का फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहा है तो कोर्ट का शरण ले सकता है। तो इसमें बोला गया है कि आप आर्टिकल 32 से सुप्रीम कोर्ट में और आर्टिकल 226 से हाई कोर्ट में आप जा सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर
इस आर्टिकल को बोले हार्ट एंड सोल। एग्जाम में ऐसे ही आ जाता है कि किस आर्टिकल को हार्ट एंड सोल बोला गया अम्बेडकर के द्वारा। आर्टिकल 32 बेसिक फीचर्स है, मतलब इसे संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसको चेंज नहीं किया जा सकता आर्टिकल 32 को। चलिए आर्टिकल 33 क्या कहता है कि जो मेंबर्स हैं आर्म फोर्स में, पारामिलिट्री फोर्स, पुलिस फोर्स, इंटेलिजेंस एजेंसी में, तो उनके मेंबर के फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट करना या ख़त्म करना आर्टिकल 33 में बोलता है। आर्टिकल 34 में कहता है कि अगर किसी एरिया में मार्शल लॉ है तो उस एरिया में फंडामेंटल राइट्स हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, जैसे मूव करने की आज़ादी पे रोक, एसोसिएशन बनाने पे रोक, ये सब रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो आर्टिकल 34 में दोनों आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल याद रखिए कि पार्ट 4 में है और रेंज क्या है आर्टिकल 36 से 51 तक है। कहाँ से लाया गया? आयरलैंड के संविधान से लाया गया है और डॉक्टर अंबेडकर इसको क्या बोले, नोबेल फीचर्स, और नॉन जस्टिसिएबल है, मतलब कि आप इसका वायलेशन हो रहा है तो कोर्ट में नहीं जा सकते हैं इन्फोर्समेंट के लिए, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, जैसे फंडामेंटल राइट्स के लिए आप जा सकते हैं वैसे। आर्टिकल 39 कह रहा है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, आप याद रखिएगा, फैक्ट्री एक्ट में भी डिफाइंड है। आर्टिकल 39 है फ्री लीगल एड टू पुअर, जैसे गरीब हैं, गरीब लोगों के पास वकील करने के लिए पैसा नहीं होता है तो उनको सरकार वकील प्रोवाइड करती है, तो आर्टिकल 39 है। विलेज पंचायत आर्टिकल 40 में जो PRI इंस्टीट्यूशन आया, इसी आर्टिकल के प्रोविजन को इम्प्लीमेंट एक तरह से कहा गया, इम्प्लीमेंट किया गया आर्टिकल 40। आर्टिकल 42 आपका मैटरनिटी रिलीफ, जैसे 6 मंथ रिलीफ मिलता है ना, आर्टिकल 42। आर्टिकल 43 कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करता है और आर्टिकल 43B कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए है, ठीक है। आर्टिकल 44 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हमारे देश में चल रहा है, इसको जस्ट याद रखिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 44 में। आर्टिकल 45 क्या कह रहा है? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, 6 साल के बच्चों तक का एजुकेशन, जैसे आर्टिकल 21A में बोला था 6 से 14 साल, यहाँ डायरेक्टिव प्रिंसिपल में बोला गया 6 साल तक। आर्टिकल 46 आप देख लीजिए कि एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट SC ST के एंड अदर सेक्शन को प्रोटेक्ट करना। और आर्टिकल 47 कह रहा है कि जो जहरीली शराब ड्रग्स है उसको प्रोहिबिट करता है कंजम्पशन से, उसके लिए कानून भी आप देख रहे हैं, बिहार में शराबबंदी हो या, तो आप कह सकते हैं कि इस आर्टिकल के प्रोविजन को इन्फोर्स करने के लिए वो आर्टिकल बनाया गया। आर्टिकल 48 प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, आर्टिकल 49 प्रोटेक्शन ऑफ मोनूमेंट। आर्टिकल 50 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कार्यपालिका और न्यायपालिका में सेपरेशन अलग, और दोनों अपने अपने रिस्पेक्टिव डोमेन में वर्क करते हैं। और आर्टिकल 51 कहता है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत बार आया हुआ भी है, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। फंडामेंटल ड्यूटी, इसमें एक आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप इसको, इसमें जितने भी की पॉइंट है, देखिए पॉलिटी में अगर आप की पॉइंट याद रखिएगा तो सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे, लेकिन अगर की पॉइंट गड़बड़ हो गया तो आपको ऑप्शन या बोल सकते हैं क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। तो इसमें की पॉइंट आप याद रखिए कि किसके रिकमेंडेशन पे आया था, स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे एक पार्ट जोड़ा गया, पार्ट 4A जोड़ा गया संविधान में, और किस अमेंडमेंट से जोड़ा गया, 42nd अमेंडमेंट से, और एक ही आर्टिकल है आर्टिकल 51A। ड्यूटी कितने हैं जिसमें? 11 ड्यूटी हैं, और किसके संविधान से आया? रसिया के संविधान से, USSR के। प्रेसिडेंट, अब देखिए इसमें सारे आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 52 प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है किस आर्टिकल में डिफाइंड है? आर्टिकल 52 में। एक्सिक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन किस आर्टिकल में है? 53 में है। इलेक्शन का जो प्रोसीजर है प्रेसिडेंट का, और किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 54 में। प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट, जब प्रेसिडेंट को हटाने का जो प्रोसीजर है किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 61, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। पार्डनिंग पावर, जैसे किसी को फांसी उम्र कैद की सजा हो जाती है तो माफ़ी देने का प्रोविजन किस आर्टिकल में? आर्टिकल 72। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, जैसे कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों सेशन में नहीं है तो कानून नहीं बनेगा, तो इसीलिए कभी कभी ऐसा नीड आ जाता है कि कोई लॉ को उस टाइम फॉर द टाइम बिंग ऑर्डिनेंस इशू कर देते हैं प्रेसिडेंट, और बाद में अगर वही पास हो जाता है तो वही लॉ बन जाता है। तो आर्टिकल 1 to 3 ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है प्रेसिडेंट का। आर्टिकल 143 क्या है?
देखिए बहुत सारे मैटर पे प्रेसिडेंट क्रिटिकल मैटर पे सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट करते हैं, तो वही है पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 143 में है। और आर्टिकल 356 में प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन। तो सारे आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। वाइस प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 63 में। और इलेक्शन का जो प्रोसीजर है आर्टिकल 66 में है। यहाँ पे एक पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूनियन एग्जीक्यूटिव। अगर आप पढ़े नहीं रहिएगा तो इसमें ज़्यादा चांस है कि आप गलती कर दें। यूनियन एग्जीक्यूटिव में अटॉर्नी जनरल भी पार्ट होता है, इसको याद रखिए कि अटॉर्नी जनरल भी होते हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल। सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट, जितने भी आर्टिकल्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 74 क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट। और जो भी प्रेसिडेंट डिसीजन लेते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे ही लेते हैं। तो आर्टिकल 74 यही कह रहा है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। आर्टिकल 75 क्या बोल रहा है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, लोकसभा के। देखिए ऑप्शन में पार्लियामेंट भी आपको दे देगा। एक बार जब मैं यूपीएससी दिया था उस टाइम पार्लियामेंट था, तो लोगों को लगेगा कि लोकसभा पार्लियामेंट का पार्ट है, तो ऑप्शन ये भी सही है, लेकिन नहीं, वो ऑप्शन जब आंसर किया है तो ऑप्शन नहीं था। लोकसभा स्पेसिफिक, लोकसभा आप याद रखिएगा। आर्टिकल 75 में एक और पॉइंट है कि टोटल मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कितने होंगे, 50% होंगे टोटल स्ट्रेंथ लोकसभा के। 545 लोकसभा का स्ट्रेंथ है। और 21 अमेंडमेंट से आया, 91st अमेंडमेंट से, इसको आप याद रखिए। आर्टिकल 76 में क्या है, अटॉर्नी जनरल का जो पोस्ट है वो आर्टिकल 76 में है। पार्लियामेंट, देखिए इसमें आर्टिकल पे आने से पहले हम एक पॉइंट आप देख लीजिए कि पार्लियामेंट में 3 पार्ट है, प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा। लेकिन अगर आप पढ़ाई नहीं किए हुए होंगे तो आप राज्यसभा और लोकसभा मार दीजिएगा और प्रेसिडेंट मिस कर जाइएगा। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट आपको याद रखना है कि प्रेसिडेंट भी पार्लियामेंट्स के ही पार्ट्स हैं। आर्टिकल 105 पावर एंड प्रिविलेज हाउस ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के पावर एंड प्रिविलेज को किस आर्टिकल में डिफाइन है, आर्टिकल 105 में। आर्टिकल 108 क्या कहता है, ज्वाइंट सिटिंग। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि लोकसभा जब दोनों सदन पास कर देती है तभी बिल बनती है ना, तो कभी कभी ऐसा होता है कि डेडलॉक हो जाता है, कंसेंसस नहीं बन पाता किसी मुद्दे पे, तो प्रेसिडेंट के द्वारा ज्वाइंट सिटिंग कन्वेन किया जाता है। और वो किस आर्टिकल में प्रोविजन है, आर्टिकल 108 में। मनी 109 याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा। मनी बिल कहाँ इंट्रोड्यूस होगा, हमेशा लोकसभा में। 21 आर्टिकल में है, आर्टिकल 109 में, याद रखिए। 110 है डिफिनेशन ऑफ मनी बिल, आर्टिकल 110 में। बजट, जिसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोलते हैं, आर्टिकल 112 में है। आर्टिकल 114 क्या है, एप्रोप्रिएशन बिल। जैसे कि आप जानते हैं कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जब कोई भी मनी विड्रॉ करना रहता है तो ऐसे ही विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, उसके लिए एक बिल पास होना रहता है और इस बिल को बोलते हैं एप्रोप्रिएशन बिल। किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 114, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 117 क्या है, फाइनेंस बिल। सुप्रीम कोर्ट, इसमें एक चीज़ याद रखिए कि 34 जज है अभी सुप्रीम कोर्ट में, याद रखिएगा। आर्टिकल 131 क्या है, ऑर्डिनल ज्यूरिडिक्शन। जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत सारे मैटर होते हैं कि पहले लोअर कोर्ट में जाते हैं, फिर हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन कुछ ऐसे मैटर होते हैं जो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुना जाता है। तो किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 131 में, ऑर्डिनल ज्यूरिडिक्शन। और आर्टिकल 136 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, SLP, आप ऐसे याद रखिएगा, स्पेशल लीव पिटीशन, आर्टिकल 136 में। इसको डिटेल में हम लोग जब सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे तो बताएंगे। आर्टिकल 136 में SLP है। आर्टिकल 143 अभी हम लोग पढ़े थे कि एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन, प्रेसिडेंट कंसल्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट से किसी क्रिटिकल मैटर पे। देखिए कैग का जो ऑफिस है वो किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 148 में, याद रखिएगा। और ड्यूटी उनका किस में है, आर्टिकल 149 में है। गवर्नर का जो पोस्ट है आर्टिकल 153 में डिफाइंड है। एक्सिक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट किस में है, आर्टिकल 154 में है। अपॉइंटमेंट, जैसे कि इलेक्शन तो होता नहीं है गवर्नर का, तो अपॉइंट किया जाता है, वो किस आर्टिकल में डिफाइंड है, आर्टिकल 155 में। जैसे प्रेसिडेंट का पार्डनिंग पावर है, माफ़ी देने का पावर है, वैसे ही गवर्नर का भी है, तो उस किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 161 में। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर सेम जैसे कि प्रेसिडेंट के पास है वैसे ही गवर्नर के पास है, आर्टिकल 213 में। ये लास्ट वाला दोनों आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जैसे अभी हम लोग पढ़े थे सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वैसा ही स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है। तो आर्टिकल 163 क्या कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू ऐड एंड एडवाइस गवर्नर, गवर्नर कोई भी डिसीजन लेते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनको एडवाइस करता है उसी तभी। आर्टिकल 164 क्या कह रहा है, सेम है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यहाँ पे क्या होगा, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के। आर्टिकल 164 क्या कह रहा है कि 50% से ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं होगा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में मिनिस्टर का। लेकिन इसमें एक और पॉइंट है जो वहाँ पे हम लोग पार्लियामेंट में पढ़ रहे थे, वो नहीं था सेंटर वाला में, कि टोटल मिनिस्टर जो होंगे 12 से कम नहीं होंगे इंक्लूडिंग सीएम। 21 अमेंडमेंट से आया है 91st, इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स भी है। आर्टिकल 164 कह रहा है कि आप 6 मंथ से ज़्यादा तक अगर मेंबर नहीं रहते हैं तो आप मिनिस्टर भी नहीं रह सकते हैं, यही आर्टिकल 164 बोल रहा है। आर्टिकल 165 है एडवोकेट जनरल, जैसे हम लोग वहाँ अटॉर्नी जनरल पढ़े थे वैसे ही यहाँ पे एडवोकेट जनरल है। तो वो पोस्ट किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 165 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आर्टिकल 169 एवोल्यूशन या क्रिएशन, मतलब कि ख़त्म करना या क्रिएट करना लेजिस्लेटिव काउंसिल। सभी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, सिर्फ 6 स्टेट में है, जय ऊपरी सदन या निचली सदन जैसे बोलते हैं हम लोग। तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, आप याद रखिएगा 6 स्टेट, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट आ सकता है, आता भी है। स्टेट लेजिस्लेचर में जैसे मनी बिल वहाँ पे था, यहाँ भी है मनी बिल, आर्टिकल 199 में है। अब देखिए आर्टिकल 201 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जैसे कि कोई भी बिल पास स्टेट में पास होता है दोनों सदन से तो गवर्नर के पास भेजा जाता है। तो गवर्नर हो सकता है कि उसको सहमति दे दे या रिजर्व कर दे। तो रिजर्व करने का प्रोविजन किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 201 में। बजट यहाँ पे स्टेट बजट आर्टिकल 202 में, और स्टेट अप्रोप्रिएशन बिल आर्टिकल 204 में। राज्य का सब है हाई कोर्ट, याद रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसमें जो कीवर्ड हम लोग अभी डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। 25 हाई कोर्ट है, और ए पॉइंट जो है रेड से 3 हाई कोर्ट है, 3 ही हाई कोर्ट हैं देश में जिनका ज्यूरिडिक्शन एक स्टेट से ज़्यादा पे है। तो याद रखिएगा ऑप्शन में दे देगा कि 3 है या 4 है या 5 है, ऐसे करके दे देगा, याद रखिएगा इसको। और यूनियन टेरिटरी में, केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली ऐसा है जिसका एक सेपरेट हाई कोर्ट है, समझ गए, नहीं तो और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं वो किसी न किसी स्टेट से अटैच हैं। आर्टिकल 226, जैसे हम लोग अभी देखे थे आर्टिकल 32 में आप सुप्रीम कोर्ट मूव करते हैं फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के लिए। आर्टिकल 226 में आप हाई कोर्ट मूव करते हैं और वो रिट इशू कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स और अदर पर्पस के लिए। तो आर्टिकल 226 है, याद रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आप देखिए यूटी केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 9 हमारे हैं। अभी नया जो बना है जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इसमें एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 239 AA। आप जो भी टसल देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट के बीच, इसी आर्टिकल से स्पेशल जो प्रोविज़न है ना दिल्ली के लिए, उसी के कारण टसल होता है। तो याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। पंचायती राज, तो आप देखिए संविधान के 73वें संशोधन से इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया पंचायती राज को, और एक नया पार्ट ऐड किया गया पार्ट 9, एक नया शेड्यूल भी ऐड किया गया 11 शेड्यूल, और उसमें फंक्शनल आइटम कितने हैं 29। और बलवंत राय मेहता जी थे, उन्होंने 3 टायर पंचायती राज 3 स्तरीय पंचायती राज का रिकमेंडेशन किया था, और राजस्थान जो फर्स्ट स्टेट है पंचायती राज लागू करने वाला। तो सारा कीवर्ड आप याद रखिए, आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आप देखिए आर्टिकल 243A, इसमें 3 है, 3 आर्टिकल आप याद रखिए कि आर्टिकल 243A है ग्राम सभा, आर्टिकल इसमें प्रभाषित है, और आर्टिकल 243 है फाइनेंस कमीशन, फाइनेंशियल पोजीशन को देखने के लिए पंचायती राज के। 243 के इंपॉर्टेंट आर्टिकल है स्टेट इलेक्शन कमीशन, वही इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं। तो आप ये याद रखिएगा आर्टिकल 243 के। चलिए शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया, इसमें एक आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके पहले 2 शेड्यूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले 6th हम लोग देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया इन 4 स्टेट, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये 4 स्टेट का नाम आप याद रखिएगा कि इन स्टेट में जो ट्राइबल एरिया है उनके एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोविजन किस में है, 6th शेड्यूल में। और 5th शेड्यूल में क्या है, जितने भी
इन 4 स्टेट को छोड़ के जितने भी स्टेट है उनमें ट्राइबल एरिया है, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन 5th शेड्यूल में डिफाइंड है। तो आप याद रखिएगा दोनों शेड्यूल। आर्टिकल 244 वही कहता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया एंड ट्राइबल एरिया, याद रखिएगा। शेड्यूल दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आर्टिकल 249 कह रहा है, जैसे आप जानते हैं कि सेंटर अपने सेंट्रल लिस्ट में जो सब्जेक्ट है उस पर कानून बनाता है, स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट है उस पर कानून बनाता है। लेकिन कभी ऐसा होता है नेशनल इंटरेस्ट में, देश के हित में, जब राज्यसभा कोई रेजोल्यूशन पास करता है तो पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट में भी जो सब्जेक्ट है ना उस पर कानून बना सकता है। तो ये किस आर्टिकल में डिफाइंड है? आर्टिकल 249 में। पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विथ रिस्पेक्ट टू ए मैटर इन स्टेट लिस्ट व्हेन राज्यसभा पासेस ए रेजोल्यूशन। और जो रेजोल्यूशन होगा वो कितने लोगों से सपोर्ट होना चाहिए? 2/3 मेंबर और वोटिंग। और रेजोल्यूशन कितना दिन तक वैलिड रहता है? 1 साल तक। ये जितने भी कीवर्ड है 2/3, 1 ईयर, राज्यसभा, सब इम्पोर्टेंट है। 253 भी से एक है कि स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट है उस पर पार्लियामेंट कानून बना सकता है किसी भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो आर्टिकल 253 और 249 दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आर्टिकल 262, 263 दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप जानते हैं कि नदी एक स्टेट में तो बहती नहीं है, एक स्टेट से दूसरे, तो डिस्प्यूट भी राइज होता है। तो उसी को सॉल्व करने के लिए आर्टिकल 262 में प्रोविजन है, आर्टिकल 262 में प्रोविजन है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए, आर्टिकल 262। आर्टिकल 263 क्या करा? इंटर स्टेट काउंसिल का स्थापना के लिए प्रोविजन है। और किसके लिए? कोऑर्डिनेशन करने के लिए, स्टेट सेंटर, यही मतलब डिस्प्यूट ना हो, दोनों के कॉमन इंटरेस्ट जो भी रहते हैं, कैसे हम लोग दोनों स्टेट या बहुत सारे स्टेट जो जिसका इंटरेस्ट कॉमन है वो प्रमोट हो सके। तो आर्टिकल 263 में है इंटर स्टेट काउंसिल। एस्टैब्लिश कौन करेगा काउंसिल? प्रेसिडेंट। और सरकारीय कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा किस कौन से टॉपिक पे बना था, किस सब्जेक्ट पे? सेंटर स्टेट रिलेशन पे। आप ईयर भी याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में भी आया हुआ है। आर्टिकल 266 आप ये सब डायरेक्ट याद रखिएगा, कंसोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट, आर्टिकल 266 में है। आर्टिकल 267 क्या है? कंटीजेंसी फंड। आर्टिकल 280 क्या है? फाइनेंस कमीशन। ठीक है। आर्टिकल 300 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने भी कीवर्ड हैं, आप जानते हैं कि राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट था, तो किस अमेंडमेंट से इसको लीगल राइट बनाया गया? याद रखिएगा 44वें अमेंडमेंट से बनाया गया राइट टू प्रॉपर्टी को। और किस आर्टिकल में आ गया? आर्टिकल 300A। पहले ये आर्टिकल नहीं था, तो किस, ठीक है ना। आर्टिकल 301 देख लीजिए, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल बी फ्री रहेगा। आर्टिकल 312 ऑल इंडिया सर्विस के बारे में बोलता है, IAS, IPS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, तीन ही सर्विस है जो ऑल इंडिया सर्विस है। आर्टिकल 323A क्या है? सिविल सर्वेंट जो भी है उनको जो सर्विस मैटर से रिलेटेड जो डिस्प्यूट होता है वो कहाँ पे? एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल वही है डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए। आर्टिकल 323A ये आप याद रखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 323A में, याद रखिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो पोस्ट है किस में है? आर्टिकल 324 में है। और कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता इलेक्शन के प्रोसेस में, तो आर्टिकल 329 है इसमें। ये देख लीजिए जितने भी आर्टिकल्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। SC ST के लिए लोकसभा में रिजर्वेशन है सीट का, और किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 330 में। 331 में क्या है? लोकसभा में कुछ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन, जैसे कि बहुत ही कम नंबर में होते हैं, तो हो सकता है कि डायरेक्ट इलेक्शन में वो जीत नहीं पाए, इसीलिए कुछ मेंबर को डायरेक्टली अपॉइंट किया जाता है। तो प्रेसिडेंट 2 लोगों को लोकसभा में अपॉइंट कर सकते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के, और गवर्नर 1 मेंबर को स्टेट में। और सेम आर्टिकल नीचे भी है, आर्टिकल 332 SC ST के लिए रिजर्व सीट लेजिस्लेटिव असेंबली में, और एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन लेजिस्लेटिव असेंबली में, आर्टिकल 333। ये चारों आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो तो कीवर्ड है बहुत ही 2 मेंबर और एक मेंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए आर्टिकल 338 नेशनल कमीशन फॉर SC, आर्टिकल 338A नेशनल कमीशन फॉर ST, और 338B नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड कास्ट। तीनों ही संवैधानिक संस्थाएं हैं। आप एक चीज़ जो याद रखिए कि 89th अमेंडमेंट के पहले
जो कमीशन था नेशनल कमीशन ऑफ SC एंड ST ऐसे बोला जाता था। तो ये 2 सेपरेट बॉडी में आया कैसे कब किस अमेंडमेंट से, 89th अमेंडमेंट से। तो आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन 343 में है। स्टेट का ऑफिशियल लैंग्वेज 345 में है। और देखिए ये तीनों आर्टिकल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम लोग अभी डायरेक्टिव प्रिंसिपल पढ़े थे पार्ट 4 में, तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इस पार्ट 4 के अलावा किस आर्टिकल में डायरेक्टिव प्रिंसिपल डिफाइंड है। तो आर्टिकल 335, 350 है और 351 है। और तीनों आर्टिकल याद रखिए। क्लेम ऑफ SC ST टू सर्विस एंड पोस्ट, मदर टंग में इंस्ट्रक्शन होना चाहिए प्राइमरी स्टेज पे 350 से, और हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए डायरेक्टिव डेवलपमेंट के लिए 351। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी किसके द्वारा डिक्लेयर होता है? प्रेसिडेंट के द्वारा। ग्राउंड क्या है? 3 ग्राउंड है, वार, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म रिविलियन। और देखिए जो डिक्लेयर होता है इमरजेंसी प्रेसिडेंट के द्वारा, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोक्लेमेशन। एक टेक्निकल वर्ड है प्रोक्लेमेशन। और जो प्रोक्लेमेशन है वो दोनों हाउस से 1 मंथ में अप्रूव हो जाना चाहिए और स्पेशल मेजोरिटी से। उसके बाद अगर अप्रूव हो गया तो 6 मंथ तक नेशनल इमरजेंसी कंटिन्यू रहता है, और एक्सटेंडेड पीरियड, इंडेफिनिट पीरियड तक हम उसे एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इसमें जितने भी कीवर्ड हैं, इंडेफिनिट पीरियड, 6 मंथ, स्पेशल मेजोरिटी और 1 मंथ, या और 3 जो ग्राउंड है वो सब आप याद रखिए। अब देखिए प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन, वही डिक्लेयर बाय प्रेसिडेंट। अब यहाँ देखिए प्रोक्लेमेशन है जो दोनों हाउस से 2 मंथ में। अभी नेशनल इमरजेंसी में कितने मंथ में अप्रूव होना था? 1 मंथ में। और वहाँ पे क्या था? स्पेशल मेजोरिटी से। यहाँ पे क्या है? सिंपल मेजोरिटी से। तो कीवर्ड ये आप देख लीजिए, कन्फ्यूजन होता है, इसको याद रखिएगा। और अगर अप्रूव हो गया प्रोक्लेमेशन तो कितने दिन तक चलता है प्रेसिडेंट रूल? 6 मंथ। और मैक्सिमम कितना पीरियड तक जा सकता है? 3 साल तक। लेकिन वहाँ क्या था? नेशनल इमरजेंसी कितना इंडेफिनिट पीरियड तक उसको एक्सटेंड कर सकते थे हर 6 मंथ के अप्रूवल पे। तो ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे जो कीवर्ड है इसको याद रखना है। देखिए फाइनेंशियल इमरजेंसी सेम है, प्रेसिडेंट के द्वारा डिक्लेयर होता है। और देखिए यहाँ भी 2 मंथ में प्रोक्लेमेशन को अप्रूव होना है और सिंपल मेजोरिटी से। सेम है प्रेसिडेंट रूल में, वहाँ भी था 2 मंथ में और सिंपल मेजोरिटी। यहाँ पे एक जो अंतर है वो 3rd पॉइंट में आप देख लीजिए कि एक बार अप्रूव हो गया तो इंडेफिनिटली कंटिन्यू करते रहेगा, इसको जब तक इसको ख़त्म ना किया जाए। ऐसा नहीं है कि 6 मंथ पे इसको अप्रूव देना है, एक बार अप्रूव हो गया तो चलते रहेगा। तो ये डिफरेंस है। हो सकता है कि दे दे कि 6 मंथ पे ऐसा कोई ऑप्शन दे देगा तो नहीं, वो गलत हो जाएगा। अब देखिए एक आर्टिकल 355 एक ड्यूटी है यूनियन का। अगर कहीं पे किसी स्टेट में एक्सटर्नल एग्रेशन जैसे दूसरे कंट्री से या इंटरनल डिस्टर्बेंस, राइट्स, कम्युनल राइट्स ये सब होगा तो यूनियन का ड्यूटी है प्रोटेक्ट करने का। आर्टिकल 355 में है। आर्टिकल 358 बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब नेशनल इमरजेंसी लागू है तो जो 6 राइट है आर्टिकल 19 में अभी हम लोग देखे थे वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है। इसके लिए कोई लॉ नहीं बनाना है। तो किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 358 में। आर्टिकल 359 में है, क्या कहता है? जैसे कि आप फंडामेंटल राइट हम लोग पढ़े ना, किसी का वायलेट हो रहा है तो कोर्ट जाते हैं, तो इस आर्टिकल में यही कहा गया है कि प्रेसिडेंट आपका राइट टू मूव ही सस्पेंड कर देगा, मतलब आप नहीं जा सकते हैं कोर्ट। यही आर्टिकल 359 में बोल रहा है कि ऑथराइज प्रेसिडेंट टू सस्पेंड द राइट टू मूव एनी कोर्ट। आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं राइट्स, फंडामेंटल राइट के एनफोर्समेंट के लिए। आर्टिकल 365 क्या कह रहा है कि अगर सेंटर कोई डायरेक्शन दे रहा है स्टेट को, अगर उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया तो प्रेसिडेंट रूल्स भी लग सकता है आपके स्टेट में, प्रेसिडेंट रूल 365। और एक लास्ट आर्टिकल है आर्टिकल 368, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर। मतलब पार्लियामेंट का जो पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का जो प्रोसीजर है। आशा करता हूँ कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू।